मतलब जो बंदा आपके पैसों को मैनेज कर रहा था वही आपको लूट रहा था। और ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एक्चुअल स्कैम 200 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। वीरेश जोशी अरेस्टेड। कौन है ये वीरेश जोशी? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वीडियो। म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। आपके कान पक गए होंगे ये सुनते सुनते। पर क्या होगा अगर मैं आपको कहूंगा कि जब आप म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे थे तब आपका फंड मैनेजर आपके ही पैसे से आपका प्रॉफिट चुरा रहा था। साउंड्स क्रेजी राइट? पर यही तो हुआ। अभी 2 से 3 दिन पहले ईडी ने एक्सिस म्यूचुअल फंड के एक्स फंड मैनेजर वीरेश जोशी को अरेस्ट किया। 200 करोड़ का फ्रंट रनिंग स्कैम सामने आया। दोस्तों, मैं शाश्वत हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ये बंदा 4 साल तक आपके पैसों के साथ खेलता रहा। और सबसे शॉकिंग बात, इसका इम्पैक्ट शायद आपके पोर्टफोलियो पे भी पड़ा हो। इस वीडियो के एंड तक आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी कि ये स्कैम एग्जैक्टली कैसे काम करता था और आपके पैसे अभी सेफ है या नहीं है, और फ्यूचर में अगर ऐसे फ्रॉड से बचना है तो कैसे बच सकते हो। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके म्यूचुअल फंड के बारे में आपका सोचने का तरीका बदल देगा। बट पहले, अगर आप भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगस्त का वो दिन जिसने पूरे इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी को हिला दिया, 2 अगस्त 2025। सुबह सुबह जब लोग अपनी SIP पेमेंट्स कर रहे थे तब ईडी के ऑफिसर्स ने पूरे इंडिया में रेड शुरू कर दी। गेस द सिटीज? दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, लुधियाना, अहमदाबाद, भावनगर, भुज, कोलकाता। जी हाँ, पूरे 8 सिटीज में एक साथ एक्शन। और फिर आया वो न्यूज जो सबको शॉक कर गया। वीरेश जोशी अरेस्टेड। कौन है ये वीरेश जोशी? भाई, ये कोई स्मॉल टाइम प्लेयर नहीं था। ये था एक्सिस म्यूचुअल फंड का एक्स चीफ ट्रेडर और सीनियर फंड मैनेजर। मतलब जो बंदा आपके पैसों को मैनेज कर रहा था वही आपको लूट रहा था। ईडी ने 17.40 करोड़ के एसेट्स को तुरंत ही फ्रीज कर दिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक्स हो, रियल एस्टेट हो, कैश हो या बैंक अकाउंट्स हो, सब कुछ फ्रीज्ड। और ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एक्चुअल स्कैम 200 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है अकॉर्डिंग टू ईडी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये अरेस्ट अभी क्यों हुई, क्योंकि भाई 2018 से 2021 तक 4 साल ये स्कैम चलता रहा। और 2022 में जब मनी कंट्रोल की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी तब ये स्कैम खुला था। मतलब इन्वेस्टिगेशन 3 साल चली तब जाके एक्शन हुआ। लेकिन वेट, अगर ये स्कैम 2018 से चल रहा था तो क्या आपके म्यूचुअल फंड रिटर्न्स भी अफेक्टेड हुए हैं? लेट्स फाइंड आउट फ्रंट रनिंग क्या है। देखो दोस्तों, फ्रंट रनिंग सुनने में तो बहुत टेक्निकल लगता है, पर मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। इसके बाद आप खुद से समझ जाओगे कि ये कितना गंदा खेल है। मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज का एक रियल एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप एक बिग कंपनी के CEO हो और आपको पता चल गया कि गवर्नमेंट आपकी कंपनी को 10,000 करोड़ का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट देने वाली है। ये न्यूज़ अभी पब्लिक नहीं हुई है, सिर्फ आपको पता है। नाउ ऑब्वियसली जब ये न्यूज़ पब्लिक होगी आपकी कंपनी का स्टॉक प्राइस तो रॉकेट हो जाएगा। पर अगर आप करप्ट हो तो क्या करोगे? न्यूज़ पब्लिक होने से पहले अपने रिलेटिव्स को बोलोगे जल्दी मेरी कंपनी के स्टॉक खरीद लो। वो खरीद लेंगे, न्यूज़ आएगी और प्रॉफिट ही हो जाएगा। एग्जैक्ट यही कॉन्सेप्ट है फ्रंट रनिंग का, पर म्यूचुअल फंड में ये और भी सिस्टमैटिक है। रियल सिनेरियो समझाता हूँ। मान लो एक्सिस म्यूचुअल फंड का मैं फंड मैनेजर हूँ। वीरेश जोशी की तरह हमारे रिसर्च टीम ने एनालिसिस किया और डिसाइड किया कि वेडनेसडे को हमारा फंड टाटा मोटर्स का 500 करोड़ रुपए का ऑर्डर डालने वाला है, क्योंकि कंपनी को पता है कि रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, सिर्फ फंड मैनेजमेंट टीम को पता है। रिटेल इन्वेस्टर्स को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड कल टाटा मोटर्स में 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। लॉजिक सिंपल है, जब 500 करोड़ की सडन बाइंग प्रेशर आएगी मार्केट में, टाटा मोटर्स का प्राइस ऊपर भागने लगेगा, कुछ ना कुछ % जंप करेगा। ये मार्केट मैकेनिक्स है, सप्लाई डिमांड का बेसिक रूल। नॉर्मल फंड मैनेजर क्या करेगा? वेडनेसडे मॉर्निंग को
प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करने के बाद ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा, स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, म्यूचुअल फंड का NAV बढ़ेगा, इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट होगा। पर करप्ट वीरेश जोशी क्या करता था? ट्यूसडे नाइट को ही कॉल करता था अपने नेटवर्क को, गाइस कल सुबह टाटा मोटर्स हैवी बाइंग में लोड कर लेना बिफोर 10 AM। ये नेटवर्क ट्यूसडे नाइट या वेडनेसडे अर्ली मॉर्निंग टाटा मोटर्स शेयर खरीद लेता था मार्केट प्राइस पे। फिर जब मैं 10 AM के अराउंड अपना 500 करोड़ का ऑर्डर एग्जीक्यूट करता था, बूम, सडन बाइंग प्रेशर, टाटा मोटर्स का प्राइस 3 से 4% ऊपर, और इन लोगों का क्या, 1 से 2 घंटे में प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाते थे, कंप्लीटली रिस्क फ्री, कंप्लीटली टेंशन फ्री, क्योंकि उन्हें गारंटी थी कि बाइंग प्रेशर आएगा और प्राइस बढ़ेगा। इसका प्रूफ क्या है? ईडी की इन्वेस्टिगेशन से व्हाट्सएप चैट्स मिले एंड उसमें मैसेजेस मिले, बिग ऑर्डर कमिंग टुमारो, टारगेट 450 470, एंटर नाउ 435। ये एग्जैक्ट ऐसे ही वर्ड्स यूज करते थे और ये डेली का खेल है। मेजर ट्रेड से पहले एक टिप ऑफ, एक दिन इन्फोसिस, दूसरे दिन रिलायंस, तीसरे दिन बजाज फाइनेंस, हर स्टॉक के लिए एडवांस इंफॉर्मेशन। नेटवर्क कितना ऑर्गेनाइज था देखो, 15 से ज्यादा शेल कंपनीज डिफरेंट स्टेट्स में रजिस्टर्ड, फैमिली मेंबर्स के पास 25 से ज्यादा डीमेट अकाउंट्स, ब्रोकर कनेक्शन अक्रॉस मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, पूरा इंडिया में स्प्रेड आउट ऑपरेशन। और दुबई कनेक्शन क्या था, वो वहां के ट्रेडिंग टर्मिनल्स यूज करते थे क्योंकि वहां पर रेगुलेटरी का ओवरसाइट कम है। प्रॉफिट दुबई में पार्क कर देते थे, फिर हवाला चैनल से इंडिया वापस लाते थे। इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग। कोविड के टाइम पे तो इनके लिए एकदम सीरियस जैकपॉट था। सामने वीडियो कॉल्स पे तो एकदम सीरियस फंड मैनेजर बनते थे, पर बैकग्राउंड में इनका एक सिंडिकेट नेटवर्क चलता था जहां पर ये मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे। रियल नंबर्स देखो जो ईडी ने फ्रीज किए हैं। मुंबई में 150 करोड़ की प्रॉपर्टीज, 54 करोड़ की FDs, लंदन में भी एसेट्स। नॉर्मल फंड मैनेजर की सैलरी जो होती है वो 60 से 80 लाख रुपए एनुअली होती है, बट ये सब कहां से अफोर्ड किया? सबसे डेवेस्टेटिंग पार्ट क्या है? रियल विक्टिम्स कौन हैं? हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स। जब वीरेश जोशी के नेटवर्क पहले से शेयर्स चीप में खरीद लेता था, हमारे म्यूचुअल फंड एक्सपेंसिव रेट पे सेम शेयर्स खरीदते थे। एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स 435 पे अवेलेबल था, वीरेश नेटवर्क ने 435 पे खरीद लिया। जब हमारा फंड ऑर्डर डला, प्राइस ऑलरेडी 445 450 हो गया। एक्स्ट्रा 10-15 रुपए पर शेयर लॉस डायरेक्टली हमारे पे। 500 करोड़ का ऑर्डर में अगर 2% एक्सपेंसिव रेट मिला तो 10 करोड़ का डायरेक्ट लॉस। ये पैसा कहाँ गया? सीधा वीरेश जोशी और उसके नेटवर्क के पॉकेट में। वीरेश जोशी का पूरा नेटवर्क और ऑपरेशन कैसे चलता था, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीरेश जोशी ने क्या कमाल का सिस्टम बनाया था। ये कोई स्मॉल टाइम फ्रॉड नहीं था दोस्तों, ये तो पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट था। पहला टाइमलाइन समझो 2018 से लेके 2021 तक, पूरे 4 साल तक ये बंदा हमारे पैसे लूट रहा था और किसी को पता तक नहीं चला। कैसे पॉसिबल है ये? 2022 में मनी कंट्रोल ने इन्वेस्टिगेट किया, रिपोर्ट से स्कैम खुला। उनकी टीम ने नोटिस किया कि वीरेश जोशी की लाइफस्टाइल और उसकी सैलरी से बिल्कुल मैच नहीं खा रही है। BMW गाड़ी, मुंबई में पेंट हाउस, ब्रांडेड क्लोथ्स, एक्सपेंसिव वॉचेस, ये सब फंड मैनेजर 80 लाख की सैलरी से कैसे अफोर्ड कर सकता है? पर रियल जीनियस ये था कि वीरेश जोशी ने डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं की, बिल्कुल क्लीन रिकॉर्ड था, और उसके ऑफिशियल अकाउंट में तो भाई पैसे भी कम थे। सारा खेल तो प्रॉक्सी अकाउंट से चल रहा था। नेटवर्क देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड एंड सोफिस्टिकेटेड है। वाइफ प्रिया जोशी के नाम से 5 अकाउंट्स, ब्रदर राजेश जोशी के नाम से 3 अकाउंट्स, कजन सिस्टर का नाम आया 2 अकाउंट्स, और ये तो सिर्फ एक फैमिली है। फेक शेल कंपनीज, एक्सेल ट्रेडिंग लिमिटेड, पिनाकल इन्वेस्टमेंट्स, जेनिथ कैपिटल, 15+ फेक एंटिटीज बनाई हैं। हर शेल कंपनी का डिफरेंट एड्रेस, डिफरेंट डायरेक्टर्स, पर कंट्रोल एक ही जगह, वीरेश जोशी के हाथ में। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर देखो तो लगेगा जीनियस बिजनेस है, पर एक्चुअली सब फ्रंट्स थे। ब्रोकर्स का नेटवर्क सेपरेट था। मुंबई से अंकित शाह, दिल्ली से रोहित गुप्ता, बेंगलोर से प्रदीप कुमार, ये सब ऑफिशियल ब्रोकर्स थे जो रिटेल क्लाइंट्स के साथ डील करते थे, पर साइड में वीरेश जोशी के टिप्स पे ट्रेडिंग करते थे। कम्युनिकेशन सिस्टम भी मूवी जैसे था। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए और कोड नेम्स के साथ। बिग फिश स्विमिंग मतलब लार्ज कैप स्टॉक में बाइंग, स्मॉल फिश हंग्री मतलब स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी, ओशन वेव मतलब मेजर ऑर्डर कमिंग। टाइमिंग भी परफेक्ट था। ट्यूसडे इवनिंग को रिसर्च मीटिंग होती थी एक्सिस म्यूचुअल फंड में, वेडनेसडे मॉर्निंग
ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते थे। ट्यूसडे नाइट 11 PM के अराउंड वीरेश जोशी अपने नेटवर्क को कोडेड मैसेज भेजता था। मैसेज का सैंपल देखो जो ईडी ने रिकवर किया। टुमारो मॉर्निंग बिग डब्ल्यू डांसिंग विच मीन्स एंट्री बिलो 2800, टारगेट 2950, ओशन साइज 300 प्लस, मतलब विनप्रो में 2800 से नीचे, टारगेट 2950 प्लस, 300 करोड़ का ऑर्डर आने वाला है। दुबई कनेक्शन सबसे क्लेवरली डिजाइन था। यहाँ पे पैसे कैसे फ्लो होते थे, इंडियन शेल कंपनी से प्रॉफिट दुबई के ट्रेडिंग टर्मिनल्स पे ट्रांसफर, वहाँ क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट, फिर वापस डिफरेंट रूट से इंडिया। क्रिप्टो करेंसी का यूज क्यों? क्योंकि क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस ट्रैक करना मुश्किल है, स्पेशली 2018 से 2021 जब रेगुलेशंस लूज थे। बिटकॉइन इथेरियम में कन्वर्ट कर देते थे, फिर डिफरेंट वॉलेट्स के थ्रू सर्कुलेट करते थे। कोविड टाइम पे ये ऑपरेशन पीक पे था। मार्च 2020 से दिसंबर 2021 तक सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स बनाए। क्यों? वर्क फ्रॉम होम, लूज मॉनिटरिंग, वीडियो कॉल्स एंड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। इंटरेस्टिंग डिटेल, वीरेश जोशी अपने जूम मीटिंग्स में ऑलवेज बैकग्राउंड ब्लर रखता था। ऑफिशियली बोलता था प्राइवेसी के लिए, पर एक्चुअली बैकग्राउंड में मल्टीपल स्क्रीन्स थे जहां रियल टाइम मार्केट डेटा और नेटवर्क कोऑर्डिनेशन चल रहा था। फैमिली इन्वॉल्वमेंट तो देख के आप शॉक हो जाओगे। वाइफ प्रिया फैशन बुटीक चलाती थी मुंबई में। ऑफिशियली बिजनेस इनकम दिखाते थे, पर ईडी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि बुटीक में हार्डली कोई कस्टमर्स आता था, सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग करने का एक फ्रंट था। ब्रदर राजेश प्रॉपर्टी डीलर बना था। ऑफिशियली रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस दिखाते थे, पर एक्चुअली ये सब शेल कंपनीज थे। खुद को ही प्रॉपर्टीज बेच देते थे हायर प्राइसेस में टू जस्टिफाई ब्लैक मनी। मोस्ट शॉकिंग पार्ट तो लंदन कनेक्शन था। वीरेश जोशी के लंदन में प्रॉपर्टीज हैं, पर कभी पर्सनली नहीं गया। सब ट्रांजैक्शन इंडियन एजेंट्स के थ्रू किए। पावर ऑफ अटर्नी दे रखी थी। 2021 तक ये बंदा कॉन्फिडेंट हो गया था कि कुछ नहीं होगा। लग्जरी लाइफस्टाइल पब्लिक में फ्लॉन्ट कर रहा था। इंस्टाग्राम पे BMW की फोटोज, दुबई वैकेशन के वीडियोस, ब्रांडेड वॉच कलेक्शन एंड व्हाट नॉट। पर 2022 में मनी कंट्रोल के जर्नलिस्ट ने रेड फ्लैग स्पॉट किए। फंड मैनेजर की सैलरी वर्सेस लाइफस्टाइल मिसमैच। उनके इन्वेस्टिगेशन टीम ने 6 महीने रिसर्च किया, फाइनेंशियल रिकॉर्ड एनालाइज किए और बूम, स्टोरी पब्लिश हुई। The Enforcement Directorate has arrested Viresh Joshi, who is the former chief dealer of Axis Mutual Fund in Axis Mutual Fund front-running case. स्टोरी पब्लिश होने के 2 वीक में एक्सिस म्यूचुअल फंड ने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। 1 महीने में वीरेश जोशी को सस्पेंड कर दिया। 2 महीने में टर्मिनेट, पर डैमेज हो चुका था। 4 साल में एस्टिमेटेड 200 करोड़ का फ्रॉड, और ये सिर्फ कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। ईडी के अकॉर्डिंग एक्चुअल अमाउंट कैन बी इवन बिगर राइट नाउ। अब मैं आपको रियल नंबर्स बताता हूँ जो ईडी के इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। एंड ट्रस्ट मी, ये फिगर देख के आपका दिमाग हिल जाएगा। वीरेश जोशी के मुंबई में प्रॉपर्टीज थे। बैंड्रा वेस्ट में 4 BHK का एक पेंट हाउस जो कि 85 करोड़ का वर्थ था। जुहू में एक कमर्शियल स्पेस 35 करोड़ का। वर्ली में एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 30 करोड़ की। टोटल मुंबई का रियल एस्टेट पोर्टफोलियो अकेले 150 करोड़ का। बैंक डिपॉजिट्स देखो, डिफरेंट बैंक्स में 54 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट, SBI में 15 करोड़, HDFC में 12 करोड़ और ICICI में 18 करोड़। बाकी सारे स्मॉल बैंक्स में स्प्रेड आउट। लंदन प्रॉपर्टीज का टोटल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 45 करोड़ इक्विवेलेंट। 2 BHK प्रॉपर्टी सेंट्रल लंदन में, कमर्शियल प्रॉपर्टीज और मैनचेस्टर में इन्वेस्टमेंट अपार्टमेंट। लग्जरी एसेट्स, BMW X7 वर्थ 1.2 करोड़, मर्सिडीज S-Class वर्थ 1.8 करोड़, प्लस अ रोलेक्स कलेक्शन वॉच 25 लाख से ज़्यादा, 8 पीसेस 15 लाख के। टोटल लाइफस्टाइल एसेट्स अराउंड 4 करोड़। ग्रैंड टोटल फ्रीज किए गए एसेट्स 253 करोड़ के हैं, और ये सिर्फ जो ईडी को विजिबल हुए हैं। हिडन एसेट्स तो और भी हो सकते हैं। अब कंपैरिजन देखो, एक्सिस म्यूचुअल फंड के सीनियर मैनेजर की सैलरी 2018 में 65 लाख एनुअली थी। 2021 तक मैक्सिमम 85 लाख। 4 इयर्स के अंदर टोटल लेजिटिमेट इनकम अराउंड 3 करोड़, पर एक्चुअल लाइफस्टाइल और एक्सपेंसेस एसेट्स 250 करोड़, मतलब ऑफिशियल इनकम से 80 गुना ज़्यादा।
ये इम्पॉसिबल है विदाउट इलीगल इनकम। अब इम्पैक्ट देखो एक्सिस म्यूचुअल फंड के स्कीम्स पर। 2022 और 2023 में एक्सिस स्कीम्स की परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुई क्योंकि जब ये स्कैम खुला तो पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ा, मैनेजमेंट चेंजेस हुए और कॉन्फिडेंस गिरा। डेटा देखो, एक्सिस लार्ज कैप फंड 2022 में कैटेगरी एवरेज से 2.3% अंडर परफॉर्म किया। एक्सिस मिड कैप फंड 3.1% अंडर परफॉर्म, एक्सिस स्मॉल कैप फंड तो 4.7% अंडर परफॉर्म। 2023 फर्स्ट हाफ में भी रिकवरी स्लो थी। ओवरऑल एक्सिस म्यूचुअल फंड के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM 10% डिक्लाइन हुआ, 2.2 लाख करोड़ से 1.98 लाख करोड़। रिटेल इन्वेस्टर्स का डायरेक्ट लॉस कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने जनवरी 2019 में एक्सिस कैप के लार्ज फंड में 1 लाख इन्वेस्ट किया तो मार्च 2023 तक आपका कॉर्पस 1.45 लाख होना चाहिए था नॉर्मल परफॉर्मेंस के हिसाब से, पर एक्चुअल में 1.38 लाख मिला। 7,000 रुपये का लॉस 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के पीछे। स्मॉल अमाउंट लगता है, पर अगर आप मल्टीप्लाई करो 10 लाख इन्वेस्टमेंट होता तो 70,000 का लॉस, 1 करोड़ होता तो 7 लाख रुपए का लॉस। इंडस्ट्री लेवल इम्पैक्ट देखो, एक्सिस म्यूचुअल फंड 2018 में इंडस्ट्री में 8 पोजीशन पे था AUM के हिसाब से, 2023 में 12 पोजीशन पे स्लिप हो गया। मार्केट शेयर 3.2% से 2.7% ड्रॉप किया। इन्वेस्टर रिडेम्पशन 2022 में ऑल टाइम हाई चले गए, 45,000 करोड़ रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आए सिर्फ और सिर्फ एक्सिस स्कीम्स पे। पैनिक सेलिंग, कॉन्फिडेंस लॉस, ट्रस्ट इश्यूज। रेगुलेटरी इम्पैक्ट, सेबी ने एक्सिस म्यूचुअल फंड पर 25 करोड़ की पेनल्टी लगाई, प्लस एडिशनल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, क्वार्टरली ऑडिट्स और मैनेजमेंट रीशफलिंग फोर्स की बहुत कुछ। एम्प्लॉयज़ का मोरल इम्पैक्ट, 200 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ने कंपनी छोड़ दी। 2022 से 2023 में ब्रेन ड्रेन, टैलेंट लॉस, ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन। कंपटीशन में बेनिफिट किसको मिला? SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, इन सबको। एक्सिस से रिडेम्पशन के जितने भी फंड्स यहाँ शिफ्ट हुए, इनका AUM बढ़ गया। मीडिया इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा बैकलैश इनको फेस करना पड़ा। और अगर लीगल कॉस्ट की बात करें, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने 15 करोड़ की लीगल फीस पे किया इन्वेस्टिगेशन कॉर्पोरेशन, कंप्लायंस अपग्रेड करने के लिए और डैमेज कंट्रोल करने के लिए। करंट स्टेटस, 2024 से लेके अभी तक थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। नए फंड मैनेजर्स हायर किए गए हैं, प्रोसेसेस अपग्रेड किए गए हैं, ट्रांसपेरेंसी मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, लेटेस्ट परफॉर्मेंस नंबर्स एनकरेज किए गए हैं। एक्सिस लार्ज कैप फंड 2024 में कैटेगरी एवरेज से 1.2% परफॉर्म कर रहा है। मिड कैप फंड जो है इनका वो 0.8% से आउट परफॉर्म कर रहा है। रिकवरी साइंस विजिबल हैं, पर ट्रस्ट रीबिल्डिंग में टाइम लगता है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स कॉशियस हैं, न्यू इन्वेस्टर्स हेजिटेंट हैं, पर आप क्या करोगे अगर आपको भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है? एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस मोमेंट, आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आई हैव क्लियर्ड माई एग्जाम, आई एम नाउ अ MFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड आई कैन लीगली हेल्प यू एंड गाइड यू टू स्टार्ट योर म्यूचुअल फंड जर्नी। ऊपर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिए, या नीचे व्हाट्सएप की लिंक है या टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ आप मैसेज करिए, ज्वाइन करिए, एंड माई टीम विल कॉल यू एंड गाइड यू। पर ये सारा कुछ जो सिस्टम एक्सिस के साथ हुआ, ये फेल कहाँ? रेगुलेटरी लूप्स, लूप होल्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये स्कैम 4 साल तक चला। क्या सेबी सो रहा था कि एक्सिस म्यूचुअल फंड को नहीं पता था कि एग्जैक्टली कहाँ फॉल हुआ? पहली बात, सेबी के 2012 के गाइडलाइंस ऑलरेडी नियर थे, फ्रंट रनिंग इलीगल है, फंड मैनेजर्स को पर्सनल ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शंस हैं, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, पर प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में थी। एक्सिस म्यूचुअल फंड की इंटरनल मॉनिटरिंग देखो, ऑफिशियली तो सिस्टम्स प्लेस में थे, फंड मैनेजर के पर्सनल अकाउंट्स को मॉनिटर किया जाता था, ट्रेड अप्रूवल्स की प्रोसेस थी, कंप्लायंस टीम थी, पर लूप होल ये था, वीरेश जोशी ने अपने नाम से कोई डायरेक्ट ट्रेडिंग की ही नहीं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में बिल्कुल क्लीन, फैमिली मेंबर्स और शेल कंपनीज के थ्रू ट्रेडिंग, तो टेक्निकली कंप्लायंस वॉयलेशंस नहीं देखी गई, एंड ये इतना बड़ा स्कैम बाहर आया। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरा स्कैम कैसे काम किया, कैसे 250 करोड़ 300 करोड़ जो भी अमाउंट अभी फाइनल आएगा, उतना बड़ा स्कैम प्रॉपर सिस्टमेटिकली रन कर रहा था, और कैसे 4 साल लग गए सेबी को ये केस इन्वेस्टिगेट करके फाइनल करने में। गाइज, अगर आपको भी सेफली पैसा इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड्स के अंदर एंड यू वांट माय हेल्प,
यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट, नंबर आपको ऊपर आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, पिंड कमेंट्स में भी है। और मुझे बताओ क्या वीडियो आपको अच्छा लगा, ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो कमेंट कर देना ज़रूरी से। सब्सक्राइब नहीं किया, मैं देख रहा था बहुत सारे लोग, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सब्सक्राइब नहीं करते, बेल आइकन नहीं दबाते, तो वो भी दबा देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।